हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 18 जून 2024 में जो अभी क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे, जो कि वैसे तो कैंसिल हो चुका है वो क्वेश्चन पेपर, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके देख रहे थे कि अगर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें बहुत टफ क्वेश्चन इस बार आए थे, इन्होंने बहुत टफ दिया था। अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से कैंसिल हो गया है। अब शायद हो सकता है नेक्स्ट पेपर थोड़ा अच्छा आ जाए। ठीक है, इसमें आपका देखोगे तो 40% तो ऐसा था जो हम सिलेबस नॉर्मल पढ़ते हैं उसमें से आया था। बाकी का जो अगर आप देखोगे 30% ऐसा था जो बहुत ही इन डेप्थ था उसमें से। ठीक है, और 30% ऐसा था जो क्या हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, इस तरीके का सिलेबस इसमें आया था। ठीक है, तो हम इस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अब हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो मैंने लास्ट ईयर के 2022 के दोनों पेपर, 2023 के जो दोनों पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं आपको, दोनों ही पेपर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अप टू डेट पेपर्स आए हैं। ठीक है, पुराना सिलेबस अब कम होता जा रहा है और बिल्कुल अप टू डेट सिलेबस आता जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें बहुत मेहनत करनी होगी इस सिलेबस में, तो आपको लगना पड़ेगा अब। और बिल्कुल सिर्फ ऊपर ऊपर से कहानी कहानी पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको थियोरटिकल और साइंटिफिक होम साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 100 क्वेश्चन तक अपने कर लिए थे, अब हम 101 क्वेश्चन वाला आज सॉल्व करेंगे। अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट इन सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपको, जो प्रोसेस चार्ट होते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन के ना प्रोसेस चार्ट है, पाथवे चार्ट है, तो उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो उसमें प्रोसेस चार्ट के स्टेप्स को हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि इन्होंने क्या बोला है, हमें प्रोसेस चार्ट को सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, जब हम प्रोसेस चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने दिया है आस्क द वर्कर टू स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट स्टेप में दिया आस्क द वर्कर टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है, वर्कर को बोलें कि वो अपना काम शुरू करें। सेकंड नंबर पे इन्होंने दिया है एनालिसिस द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो भी आपने चीज़ें नोट की हैं, उसका एनालिसिस आप करोगे। थर्ड नंबर पे दिया है डिजाइनेटेड सिंबल्स फॉर डिफरेंट मूवमेंट स्पेशली डिले। ठीक है, आप अलग अलग सिंबल्स इसमें देते हैं, हम उन सिंबल्स को डिज़ाइन करोगे अलग अलग मूवमेंट के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई डिफरेंट मूवमेंट इन द टास्क, और टास्क में आप अलग अलग मूवमेंट को आइडेंटिफाई करोगे। कीप ऑन मेकिंग द सिंबल फॉर एवरी मूवमेंट। ठीक है, और हर मूवमेंट के लिए आपका जो भी सिंबल है, जो भी आप सिंबल बना रहे हो, उसको आप मार्क करोगे। ठीक है, तो आपने जो भी कीप ऑन मार्किंग द सिंबल फॉर एवरी मूवमेंट। ठीक है, हर मूवमेंट के लिए आप सिंबल्स को मार्क करोगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स इन्होंने दिए। अब हमें इन्हीं स्टेप्स को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपने क्या करना है, सबसे पहला करना है आइडेंटिफाई डिफरेंट मूवमेंट इन द टास्क। ठीक है, अलग अलग जो मूवमेंट हैं आपके, ठीक है, उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अलग अलग टास्क के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई डिफरेंट मूवमेंट इन द टास्क के लिए जो अलग अलग मूवमेंट है उनको आप आइडेंटिफाई करोगे। मतलब कि आप अगर मान लो चाय बना रहे हो तो आपने क्या क्या मूवमेंट चाय बनाने के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उन मूवमेंट को आपने अपना जो पैन उठाया उसमें वाटर डाला, तो इस तरीके का आप मूवमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या करोगे, डिजाइनेटेड सिंबल फॉर डिफरेंट मूवमेंट इट्स स्पेशली मूवमेंट्स स्पेशली डिले। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डिजाइनेटेड सिंबल्स, आप उसके बाद सिंबल्स को डिज़ाइन करोगे। इस तरीके के इसमें सिंबल्स होते हैं, आप हर एक्टिविटी को सिंबल देते जाओगे। ठीक है, और उसमें क्या है, स्पेशली डिले, और खासकर जब डिले है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंबल दोगे। ठीक है, तो प्रोसेस चार्ट में अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं। ये जैसे ट्राइंगल बनाते हैं, हम उसमें जीरो बनाते हैं, बड़ा सर्किल बनाते हैं, छोटा सर्किल बनाते हैं, तो इस तरीके के उसमें हम सिंबल्स देते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स आप उसमें देते जाओगे हर एक्टिविटी के लिए। ये हमने FRM वाले नोट्स में पढ़ रखा है, आप लोग उसमें देख सकते हो FRM वाले नोट्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद आप क्या करोगे, आपने जब डिजाइनेटेड सिंबल फॉर डिफरेंट मूवमेंट स्पेशली डिले, फिर थर्ड नंबर पर आएगा आपका आस्क द वर्कर टू स्टार्ट। अब आपने क्या किया, जितने भी मूवमेंट है उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनको सिंबल्स दे लिए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर आप क्या बोलोगे, अपने जो वर्कर है उसको बोलोगे भैया तुम काम करना शुरू कर दो। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आप क्या कहोगे, कीप ऑन मार्किंग द सिंबल फॉर एवरी मूवमेंट। फिर जो भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या करोगे, कीप ऑन मार्किंग। ठीक है, मार्क करना शुरू कर दोगे हर सिंबल्स के लिए, हर मूवमेंट के लिए। ठीक है, आप मार्क करना शुरू कर दोगे। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका एनालिसिस द ऑब्जर्वेशन। सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, जो भी आपने नोटिस किए, लिखा, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने सिंबल्स दिए उनको एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 5 जो है, आपके जो ये 5
स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, आइडेंटिफाई डिफरेंट मूवमेंट इन द टास्क, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा आप क्या करोगे, सिंबल्स दोगे डिफरेंट मूवमेंट को, स्पेशली डिले को। थर्ड नंबर पे आप वर्कर को बोलोगे भैया काम करना शुरू कर दो। फोर्थ नंबर पे आप करोगे उनको मार्किंग करोगे सिंबल्स फॉर एवरी मूवमेंट के लिए। और फिफ्थ नंबर पे आप उसको एनालिसिस करोगे सारे ऑब्जर्वेशन को। ये प्रोसेस चार्ट हम पढ़ चुके हैं फार्म वाले सब टॉपिक में, ठीक है। तो पढ़ी हुई ये वीडियो आप लोग देख सकते हो उसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटेंशनल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरीज इन चाइल्ड इज नोन एज, ठीक है। तो जो आपका इंटेंशनल, अगर आप किसी बच्चे को फिजिकली इंजरी दे रहे हो और साइकोलॉजिकल या फिजिकली इंजरी दे रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम चाइल्ड एब्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बहुत नॉर्मल हम वर्ड यूज़ करते हैं चाइल्ड एब्यूज़ का। तो जब आपको इंटेंशनली, अनइंटेंशनली की बात नहीं कर रहे, जानबूझ के, ठीक है, स्वैच्छिक तरीके से जब हम सामने वाले बच्चे की पिटाई कर रहे हैं या उससे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इस तरीके का हजार्डियस वाले काम करा रहे हैं, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हम उसे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब हमारा किस में आएगा, वो हमारा चाइल्ड अब्यूज़ में आएगा, यानी कि बाल शोषण में आएगा, ठीक है। बालक में अभिप्राय, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चोट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बाल शोषण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ फूड क्वालिटी एनालिसिस, ठीक है। तो ये देखो, वैसे तो आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ें भी देने लग गए हैं अब इसमें। ये फूड क्वालिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फूड क्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो फूड क्वालिटी में ये पूछ रहा है, इन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं कि फूड क्वालिटी में आपका कौन सा वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले तो देखना है कि फूड क्वालिटी को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो भी सैंपल है उसमें क्या क्या क्वालिटी पाई जा रही है, फूड का सैंपल जो है, ठीक है। तो उसमें क्या ये पूछा है कि क्या क्वालिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या गुण उसका नहीं है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखो, द रिजल्ट आर रिपीटेबल। अगर आप क्वालिटी को एनालिसिस कर रहे हो तो रिजल्ट बार बार सेम ही आएगा, ठीक है। आप कितने बार भी उस सैंपल को टेस्ट करोगे, आपने सही से काम किया है तो वो सैंपल का जो रिजल्ट है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार वही आएगा। यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट आएगा, ठीक है। रिजल्ट, यूज ऑफ इक्विपमेंट टू असेस द फूड क्वालिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी फूड क्वालिटी एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव मेथड का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को हम क्वालिटी में नहीं मानेंगे, वो आपका टेस्ट का और अलग मेथड है, और ऑब्जेक्टिव मेथड का आंसर भी वो नहीं है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। किसी को कोई फूड आइटम पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो ये आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन पे आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस हमारी नहीं आएगा अगर हम फूड क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव फूड क्वालिटी एनालिसिस कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कंज्यूमर वाला पोर्शन हम इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आसान है, दोनों चला ही देखो। क्वालिटी में हमारा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कंज्यूमर तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ देख के भी और टेस्टी चीज़ देख के भी उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैगी हम खाते हैं, भले कितना भी वो हार्मफुल हो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस में वो नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ये थोड़ा, ये इन्होंने बहुत डराने के लिए लंबे चौड़े सेंटेंस दे रखे हैं, पर अगर इसमें आप एक एक वर्ड भी ध्यान में रख के कर लोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि कॉटन क्या है, कॉटन हमारा सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। और पेपर भी हमारा किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, ठीक है। तो जब हम कॉटन के फाइबर को जलाएंगे, कॉटन के कपड़े को जलाएंगे या कॉटन के यान को जलाएंगे तो ऐसा ही स्मेल आएगी जैसे कि आपके बर्निंग पेपर जैसी स्मेल आती है, जैसे पेपर जला रहे हैं हम, ठीक है, कागज जला रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सेलुलोज के बने हुए हैं, दोनों के जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन है वो सेम ही है ना, तो स्मेल भी सेम आएगी, ठीक है। तो कॉटन हमारा क्या है, मेल्ट होगा, ठीक है, मेल्ट होगा, नीचे वाला इग्नाइट्स होगा रेडिली विथ फ्लेम, ठीक है, मतलब ये जलता है आपका किसके साथ, फ्लेम्स के साथ, ठीक है। लाइट वेदर फ्लफी ऐश बनेगी, फ्लफी ऐश बनती है ना, उड़ती वाली, ठीक है। तो ये इसमें से, और ये पेपर जैसा स्मेल करेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है आपका वुल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका वुल, ठीक है। वुल में आपका क्या है, वुल में है आपका, अगर आप देखोगे तो वुल क्या है,
वुल आपका हेयर है, ठीक है, किसका हेयर है, एनिमल के हेयर से तो हम वुल बनाते हैं ना, ऊन जो बनाते हैं हम शीप के और जो हमारे कैमल होते हैं उनके हेयर से बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हेयर ऑर्डर आएगा, ठीक है, बालों की ऐसी खुशबू आएगी इसमें, ठीक है। तो ये इसमें क्या है आपका, ये आपका स्लो आएगा, फ्लिकरिंग आएगा, कर्ल्स होंगे, मतलब जब ये आप इसे जलाओगे ना, बर्निंग टेस्ट का हमने ये पूछा है, तो जब आप इसे जलाओगे तो आपका क्या होगा, जलने के बाद आप वो थोड़े से उसमें बीट्स बन जाएगी, ठीक है, कॉल्स हो जाएगा वो, और उसमें जो स्मेल आएगी वो कैसी आएगी, बर्निंग हेयर कलर वाली स्मेल्स आएगी और क्रिस्प डार्क ऐश इसमें बनेगी, ठीक है। तो ये आसान है। इसके बाद एसीटेट है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर के बाद एसीटेट अगर आप देखोगे तो एसीटेट में फ्लेम जो होगा क्विकली होगी, मतलब फटाफट चलेगा, मेल्ट हो जाएगा, ड्रिप्स स्मेल लाइक विनेगर, ठीक है, विनेगर की तरह जो इसमें स्मेल आएगी, ठीक है, जब ये जलेगा तो एसीटेट, ठीक है, एसीटेट जब जलेगा, एसीटेट को जब हम जलाएंगे तो, ठीक है, एसीटेट फाइबर को जब हम जलाएंगे तो। नाइलॉन है, नाइलॉन में हमारी क्या आएगा, मेल्ट है, मेल्ट होगा, ये नाइलॉन हमारा मेल्ट होगा। फ्लेम डायमेंशन टेंड टू डाई आउट, ठीक है, इसमें जो है आपका फ्लेम डायमेंशंस एंड टेंड टू डाई आउट, ठीक है, मतलब उड़े, जलेगी और बुझेगी, जलेगी बुझेगी, ठीक है, ऐसा हमारा ये नायलॉन जो है वो करेगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था और ये हम अभी टेक्सटाइल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने टेक्सटाइल शुरू नहीं की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा मुंसिल की कलर स्कीम पे इन्होंने पूछा है कि मुंसिल जो थे उन्होंने कलर स्कीम में उनके प्राइमरी व्हाट आर द प्रिंसिपल ह्यूज़ कौन कौन सा है, प्रिंसिपल ह्यूज़ कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ह्यूज़ क्या होता है, जनरली जो आप एक तरीके से कलर के नाम बोल सकते हो उन्हें, तो इन्होंने मुंसिल ने कलर कौन कौन से कलर उन्होंने दिए थे जो ह्यूज़ के नाम पे उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने रेड दिया था, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है, 5 कलर इन्होंने दिए थे, रेड येलो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें से रेड ब्लू ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं, ठीक है, क्या है, प्राइमरी कलर, ठीक है। तो हमारा जो रेड येलो और ब्लू, ठीक है, रेड येलो और ब्लू हमारे क्या है, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं, ठीक है। और दूसरे वाले जो हमारे ग्रीन और पर्पल है ये हमारे सेकेंडरी कलर हैं, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर में पढ़ा था। तो मुंसिल ने जो प्रिंसिपल ह्यूज़ बताए हैं वो कौन से बताए हैं, हमारे रेड येलो ब्लू ग्रीन और पर्पल, ठीक है, ये इन्होंने प्रिंसिपल ह्यूज़ बताए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ ग्रोथ डिसऑर्डर ऑब्जर्व बिटवीन 2 to 15 ईयर ऑफ एज, ठीक है, ये एक ग्रोथ डिसऑर्डर जो 2 से 5 साल की एज में दिखाई देता है, कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेनेशियली बिलो एवरेज स्टेचर्स वेट एंड इट्स usually appropriate for height, immature skeleton age and GH secretion and is caused by severe emotional deprivation is known as, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 2 से 15 वर्ष के वय वर्ग के प्रेक्षित वृद्धि विकास जिसमें उस औसत से बहुत कम ऊंचाई वजन होता है, जो सामान्यतः या समुपयुक्त ऊंचाई तथा अपरिपक्व कंकाल आयु और वृद्धि हार्मोन के लिए अपेक्षित होता है, और यह विकार संबंधी भावनात्मक उपेक्षा के कारण उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक तो हमारा ग्रोथ डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ हमारा कम होता है, 2 से 5 साल तक ग्रोथ आपका कम दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाएगा, वेट जो है वो कम रह जाता है बच्चों का इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो हाइट है वो कम हो जाती है, ठीक है, स्केलेटन अच्छा नहीं होता, इमेच्योर स्केलेटन होता है, मतलब कंकाल आपका सही से नहीं बनेगा, ग्रोथ हार्मोन्स जो होंगे वो कम सीक्रेट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी वाली बीमारी है, तो ये है आपकी साइकोलॉजिकल ड्रॉफीनेस, ठीक है, ड्रॉफनेस होता है ना, वो बौनापन, ठीक है, साइकोलॉजिकल ड्रॉफनेस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक सिंड्रोम है कॉज्ड बाय द इमोशनल डिप्राइवेशन, ठीक है, मतलब कि जब आप अपने मदर से या आपके परिवार में कोई भी आपको इमोशनली अच्छा नहीं, इमोशनली रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है, कोई अच्छा फैमिली नहीं मिली है आपको, तो अच्छी फैमिली जब आपको नहीं मिलती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके अंदर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। इसमें खासकर मैटरनल डिप्राइवेशन में होता है। ये मैटरनल डिप्राइवेशन का मतलब क्या है, जब मदर से आप दूर हो जाते हो, मदर ऐसी मिली है या तो अल्कोहलिक है और वो आपको इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे पा रही है, फ्रस्ट्रेटेड मदर है, डिप्रेस मदर है, और वो आपको, या फिर मदर है ही नहीं, उस केस में आपको कोई लव और अफेक्शन करने वाला नहीं है, तो उस केस में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है।
इसमें आपका जो मोटर हैबिट्स हैं वो हल्की हो जाएंगी, बेड वेटिंग की, एनोरियसिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, एनकॉप्रेसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है आप जो स्टूल्स पास कर लेते हो आप कपड़ों में ही, ठीक है, यानी कि आपको जो बार बार आपने जो टॉयलेट ट्रेनिंग आपकी ठीक नहीं होगी, बार बार स्टूल जो है आप अपने कपड़ों में ही पास करते हो, ठीक है। एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी, और ये जनरली उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनके पेरेंट्स जो होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, और पैथोलॉजिकल फैमिली स्ट्रक्चर में वो बच्चे रहते हैं, मतलब बुरी फैमिली में वो बच्चे पल रहे होते हैं, उनके घर का माहौल बहुत ख़राब होता है। तो ऐसे बच्चों में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब साइको सोशल ड्रॉफीनेस हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब बौना रह जाएगा बच्चा, उसका हार्मोन्स उसके अच्छे सीक्रेट नहीं होगा, क्योंकि हैप्पी नहीं है ना बच्चा। आपकी जो बॉडी है वो भी तो आपकी मन से ही तो कनेक्टेड होती है ना, तो अच्छे अगर आप अच्छे से नहीं बच्चे को फैमिली में रखोगे तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर है आपका ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ आर, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें एक थेरेपी आपकी गेस्टेल्ट थेरेपी है, ठीक है। ये आपकी कुछ थेरेपीज़ हैं जो साइकोलॉजी में हम देते हैं, ठीक है। तो पहली ये है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है इसके अंदर, और थर्ड है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। तो तीन थेरेपी जो है ये हमारे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ हैं, ठीक है, ए, सी और डी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ये थेरेपीज़ हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में, बहुत HD का बहुत बड़ा पोर्शन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन गिवन टाइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप ये क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। जो माइक्रोब के जो ग्रोथ होते हैं, ठीक है। माइक्रोब के ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो आप दही जमा रहे हो, ठीक है। तो दही में हम यही तो करते हैं ना, ऊपर से थोड़ी सी दही को डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स होते हैं, और वो माइक्रोब्स फटाफट सारे दूध में फैल करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके आपकी दही जो है वो जम जाती है। ऐसे तो बनाते हैं ना हम कर्ड को। तो ये वही फेजेज ये पूछ रहा है कि कौन कौन से फेजेज हमारे होते हैं जब हम किसी माइक्रोब्स को किसी पर्टिकुलर कल्चर में, उसके लिए जो अच्छा कल्चर होता है, मतलब कि ऐसी जगह पे उसको पालते हैं जहाँ वो अच्छे से पल सकते हैं। जैसे कि अगर हम जब दही बनाते हैं तो हम दूध को थोड़ा गुनगुना करते हैं, क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को पलने के लिए हल्का सा टेम्परेचर चाहिए था। अगर ठंडे दूध में डालोगे तो वो उतने अच्छे से नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसमें हम माइक्रोब्स को देखते हैं कि क्या क्या आपके माइक्रोब्स के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है आपका लैग फेज, ठीक है। लैग फेज में क्या होता है, लैग फेज में आपका इसको लैग फेज बोलते हैं। ये इनिशियल स्टेज होता है, इसमें एडेप्टेशन, मतलब कि जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले उसमें सेल डिवीजन तो नहीं दिखाई देगा, पर उसका साइज बढ़ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका इनिशियल फेज है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस भी कल्चर में आप उन्हें ग्रो कर रहे हो, ठीक है। जैसे दही का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। फिर इसमें सेकेंड स्टेज होती है एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। इसको लॉग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग फेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पहले लैग फेज है, फिर लॉग फेज है, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आएगा आपका फेज ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन थर्ड नंबर पर आएगा। फोर्थ नंबर पर आएगा एक्सीलरेटेड डेथ फेज, ठीक है, एक्सीलरेटेड डेथ फेज। फिर फिफ्थ नंबर पर आएगा डेथ फेज, ठीक है। तो ये इसकी स्टेजेज हैं जब हमारा जो माइक्रोब्स है वो ग्रोथ कर रहा होता है। तो सबसे पहला है लैग फेज, दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड है आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एक्सीलरेटेड डेथ फेज, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे फाइनली डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो इस तरीके के ये फेज है, ठीक है। तो ये आपका आसान क्वेश्चन तो नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। जनरली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ज़्यादा दिमाग वो बायो कौन सा सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी पे हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी से भी आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादा कोई एक आध बैक्टीरिया वायरस का नाम पूछ लेता था वो, लेकिन अब ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है। पेपर की क्वालिटी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब मुझे ऐसा लगता है आपको कम से कम 102 साल पूरा जम के होम साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर रूरल मार्केट ऑफ द कंट्री कैन कनेक्ट ग्लोबली इज, ठीक है। तो ये कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका जो मार्केट और जो मार्केट है किसी भी कंट्री के का, उससे रूरल मार्केट को कंट्री से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ग्लोबली, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत होता है, ये है आपका ई चौपाल के अंतर्गत, ठीक है। ई चौपाल का मतलब क्या है, जो भी विलेजेस हैं, ठीक है, उन विलेजेस को किसके साथ कनेक्ट करना है आपने, विलेजेस को हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उन्हें हर चीज़ का पता होना चाहिए मार्केट में उनके लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, ई चौपाल हुआ था हमारा जून 2000 में, ठीक है। ई चौपाल का भी स्टार्ट हुआ था जून 2000 में, ई चौपाल हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें यही है आपका, ई चौपाल जो है आपका जून 2000 में स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था, ये किया था ITC कंपनी ने, ठीक है। ITC एग्रीकल्चर बिजनेस डिवीज़न है ये। ITC का मतलब है इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था ई चौपाल, ठीक है। ई चौपाल का काम क्या था, जो भी आपका विलेज तक इंटरनेट पहुंचाना, फैसिलिटीज़ पहुंचाना, ताकि मार्केट में जो भी अवेलेबल हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सब हमारी एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन जो विलेजर्स हैं उस तक पहुँच सके। तो किसके अंतर्गत हुआ था, ये ई चौपाल के अंतर्गत आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ये हमारी कलर स्कीम से आया है। कलर स्कीम का क्वेश्चन आता ही है और अच्छा भी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी किसी को कलर स्कीम का आइडिया है तो वो आसानी से कलर स्कीम बना सकता है, ठीक है। तो देखो जैसा हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये बनाया, फिर हमने इसको इस तरीके से बनाया। तो इस कॉर्नर में हमारे क्या आ जाता है, प्राइमरी कलर आ जाता है, जैसे येलो आ जाएगा इधर, ठीक है, ब्लू आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, ठीक है। फिर उल्टा लेकर के हम सेकेंडरी कलर में चलते हैं, तो यहाँ वॉलेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेड और ब्लू को मिला करके हमारा वॉलेट कलर बनता है, ठीक है। रेड और येलो कलर को मिला कर हमारा ऑरेंज बनता है, और येलो और ब्लू कलर को मिला करके हमारा क्या बनता है, ग्रीन कलर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सेकेंडरी कलर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में अब आ जाएगा ग्रीन, येलो ग्रीन, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ब्लू ग्रीन, ठीक है। बीच वाले जो हैं आपके ये टर्सरी कलर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ब्लू और वॉलेट कलर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका रेड और वॉलेट कलर, ये आ जाएगा आपका रेड ऑरेंज, और ये आ जाएगा येलो ऑरेंज, ठीक है। इस तरीके के ये कलर बनके आ जाएंगे, ये सब टर्सरी कलर है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पूछ रहा है, ये हमारा पूछ रहा है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा क्या होता है, हम सामने का एक वो लेकर के, ठीक है, एक तो कलर हम सामने का लेते हैं, उसके जस्ट सामने का छोड़ देते हैं और साइड के 2 कलर लेते हैं, ऐसे तो होता है ना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में ये वाले कलर लेंगे हम, ठीक है। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री वाले में कौन सा कलर आएगा, हम ये वाला कलर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा आएगा येलो, रेड पर्पल और ब्लू पर्पल, ठीक है। येलो लिया और फिर रेड पर्पल और ब्लू पर्पल, ठीक है, ये 2 कलर हमने ले लिए। तो किसके अंतर्गत ले सकते हैं, हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कलर स्कीम के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाले कलर आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा आपका, इसका आंसर है आपका थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले में है रेड, येलो, रेड पर्पल और ब्लू पर्पल, ठीक है। येलो, रेड पर्पल और ब्लू पर्पल, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको लिया है, ठीक है। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, आपका थर्ड वाला, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आप सेकंड क्या बोल रहा है, एनालोगस कलर। एनालोगस कलर में क्या करते हैं, हम अगल बगल के कलर लेते हैं, अगल बगल के कलर लेते हैं ना एनालोगस कलर में। और ये हम अगल बगल के कलर जब लेंगे तो वो हमारे किस में आएगा, एनालोगस कलर स्कीम में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो इन्होंने कौन सा दे रखा है, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, ठीक है। येलो कहाँ है, आप देखो येलो ऑरेंज ये हैं, येलो ऑरेंज ये वाला, ठीक है, येलो ऑरेंज ये वाला, येलो ऑरेंज, येलो, और दूसरा कलर क्या दे रखा है, येलो ऑरेंज, येलो और येलो ग्रीन, ठीक है। येलो ग्रीन, ये 3 कलर हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। अगल बगल के कलर लेते हैं तो इसमें हम ये वाले 3 कलर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये आपका एनालोगस कलर स्कीम में आएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला हो गया, ये आपका फोर्थ वाला सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला, ठीक है।
और ये थर्ड वाला आपका फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। अब सेकंड वाले इन्होंने देख रखा है टर्सरी कलर। अब इसमें से टर्सरी कलर कौन से हैं? आसान है टर्सरी कलर, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को हटा दो, बचे हुए सारे क्या होंगे? आपके टर्सरी कलर होंगे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी को आप हटा दोगे तो बचे हुए कलर कौन से होंगे? आपके सारे टर्सरी कलर होंगे, ठीक है। तो इसमें टर्सरी कलर कौन कौन से हैं? टर्सरी कलर आपके आएंगे ये वाले सेकंड वाले, ठीक है। तो जिसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो ऑरेंज और येलो ग्रीन, ठीक है, ये आपके टर्सरी कलर हैं, ठीक है। रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज और येलो ग्रीन, ठीक है, ये सब हमारे किस में आएंगे? टर्सरी कलर में आएंगे। रेड ऑरेंज यहाँ पे है, ठीक है। येलो ऑरेंज आपका कहाँ है? येलो ऑरेंज भी यहीं का ही होगा, ठीक है। और आपका सेकंड वाला येलो ग्रीन, येलो ग्रीन यहाँ होगा, ठीक है। तो येलो ग्रीन ये वाला पोर्शन क्या है? येलो ग्रीन का है, ठीक है। तो ये आपके किस में आएंगे? ये आपके सब टर्सरी कलर में आएंगे, ठीक है। तो जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी से हटा के जो बचेंगे वो किस में आएंगे? आपके टर्सरी कलर में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये टर्सरी कलर वाले ये हो गए। फिर आपके आएंगे ट्राइड कलर। ट्राइड कलर होता है ट्राइंगल के कलर। कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, उसमें कहीं से भी वो ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के जो 3 कलर आ रहे हैं तीनों छोर पे, उसको हम क्या बोलेंगे? तीनों एंगल पे, ठीक है। तीनों एंगल पर वो हमारा ट्राइड कलर में आएगा। तो ट्राइड कलर का ऑरेंज ग्रीन पर्पल, ठीक है। ऑरेंज, ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन और ये है पर्पल, ठीक है। तो ये ऑरेंज ग्रीन पर्पल, देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ऑरेंज ग्रीन पर्पल हमारे क्या किस में आ जाएंगे? ये हमारे ट्रायंगल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल कलर को हम यूज़ करते हैं। ये देखो वैसे ही आपके उसमें भी आ रहे हैं, सेकेंडरी कलर भी कह सकते हो उन्हें, ठीक है। लेकिन इसमें हम कोई भी ट्रायंगल के 3 कलर उठा लेंगे, चाहे वो ट्रायंगल कहीं से भी बन रहा हो, ठीक है। तो उसको ट्राइड कलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपका पहले वाले का क्या हो गया? इसमें पहले वाले का क्या हुआ? आपका जो आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में आपका ये आ गया फर्स्ट वाला। एनालॉगस कलर्स में आपका सेकंड ये आएगा। टर्सरी कलर में आपके ये वाले आएंगे और ट्राइड कलर में आपके ये आएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसका आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्रिंसिपल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो प्रिंसिपल स्टेज है उसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो है आपको देखो, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो इसकी बेसिक स्टेप्स होती हैं, सबसे पहली है इनिशियल स्टेज, मतलब जहाँ आप क्या करोगे? सोचोगे, ठीक है। इनिशियल की आपको बनाना, आपको काम करना है, डिसीजन वाली स्टेज, ठीक है। फिर सेकेंड वाली आएगी, आप उसके बारे में प्लानिंग करोगे, जो भी आपने सोचा है काम करने का, ठीक है। फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे, जो भी आपने प्लानिंग की है उसको आप क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या होगी? एग्जीक्यूट स्टेज होगी, ठीक है। फोर्थ क्या होगी आपकी? मॉनिटरिंग, ठीक है। फोर्थ स्टेज क्या होगी? मॉनिटरिंग, ठीक है। फिर आप उसे मॉनिटर करोगे, आपका काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर कंट्रोलिंग और क्लोजर स्टेज आएगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो स्टेजेस होती हैं वो आपकी इनिशियल स्टेज, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, मॉनिटरिंग स्टेज और कंट्रोलिंग और क्लोजर स्टेज हमारी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है, लाइफ साइकिल। इन्होंने हमें क्या दे रखी है? इन्होंने हमें दे रखी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक आइडिया को पहचानेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम अपने प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। थर्ड नंबर पे हम फिजिबिलिटी एनालिसिस और फाइनलाइज करेंगे कि भाई हमारा प्रोजेक्ट सही बना है और वो अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। फिर आप उसे इम्प्लीमेंट कर दोगे, लास्ट में आप कंप्लीशन और ऑपरेशन करोगे, उसे कंप्लीट करोगे, ऑपरेशन करोगे, ठीक है। तो ये स्टेजेस आपकी किसकी हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, ठीक है। तो आजकल ये थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के चीज़ें दे देते हैं, आप अपना दिमाग लगाते रहो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कुछ अलग अलग से डेफिनेशन इन्होंने दे रखी हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस आपका क्या होता है? इंटरफेस है कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम, ठीक है। इंटरफेस का मतलब होता है किसी भी दो सिस्टम के बीच में जो आपकी कॉमन बाउंड्री है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी इंटरफेस कहलाएगी, ठीक है। फिर दूसरा है सिनर्जी। सिनर्जी क्या होती हैं? सिनर्जी होती है वर्किंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पार्ट्स वेयर द कंबाइंड एफर्ट्स इज ग्रेटर, ठीक है। मतलब दो पार्ट्स में जब आप काम करते हो तो जब उनका कंबाइंड इफेक्ट है वो ज़्यादा आता है देन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट अलोन। ये हमने एफआरएम में पढ़ा है, ठीक है। जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस वो पढ़े थे एफआरएम का सिस्टम अप्रोच, ठीक है। एफआरएम का जो हमने सिस्टम अप्रोच पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि दो सिस्टम है, अगर ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो इनका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन जब दोनों सिस्टम एक साथ मिलके इनके हम आउटपुट देखेंगे दोनों के साथ मिल करके तो वो ज़्यादा होगा इनके अकेले अकेले आउटपुट से, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका ये हमने एफआरएम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सेकंड का क्या होगा? सिनर्जी का है आपका
एडेड पावर ऑफ टू और मोर सिस्टम, ठीक है, दो और ज़्यादा सिस्टम का जुड़ा हुआ पावर, एडेड पावर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को एक साथ मिला के काम करते हैं तो जब हम उसकी स्किल्स जो भी उसका आउटपुट है उसको चेक करेंगे तो वो अगर उनका इंडिविजुअल आउटपुट को चेक करा जाएगा तो उससे ज़्यादा आएगा दो लोगों का। मतलब कि मैं और मेरी जो कलीग है वो दोनों अलग अलग काम करें, मैं अलग काम करूँ वो अलग काम करे, तो हम दोनों का जब रिजल्ट आएगा तो उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जब हम दोनों का रिजल्ट एक साथ देखा जाएगा दोनों के काम को, ठीक है, तो वो आउटपुट जो होगा ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कौन बताता है? ये सिनर्जी बताता है, ठीक है। एंट्रोपी है, नेक्स्ट है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी आपका क्या है? ये है टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू डिग्रेड ओवर टाइम, ठीक है। ये एंट्रोपी का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी है फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू डिग्रेड ओवर टाइम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ये क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो समय के साथ साथ क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है, उसकी ग्रेडिंग जो है वो कम होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एंट्रोपी में होगा, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब क्या है? नेचुरल टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू डिग्रेड ओवर टाइम, ठीक है। लंबे समय तक चलते हुए आपका जो सिस्टम है वो क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है उसकी क्वालिटी, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर पे है इक्विफिनैलिटी, ठीक है। इक्विफिनैलिटी आपका 4th नंबर पे है। इसका आंसर आएगा आपका देयर आर डिफरेंट वे टू अचीव वन गोल, ठीक है। जब आपके पास एक गोल को अचीव करने के अलग अलग तरीके होते हैं तो वो किस में कहलाएगा? इक्विफिनैलिटी में आएगा, ठीक है। ये हमारा सब FRM के ही टर्मिनोलॉजी है जनरली ये। तो इक्विफिनैलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ allowing और हैविंग द सेम इफेक्ट ऑन रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। जो मतलब अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप अलाउ कर रहे हैं और हैव द सेम रिजल्ट आपने लिया है और रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है, तो अलग अलग इवेंट्स से, ठीक है। तो जब हम कोई प्रॉपर्टी का सेम रिजल्ट ले रहे हैं, रिजल्ट का इफेक्ट देख रहे हैं और अलग अलग इवेंट का रिजल्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपका एक गोल जो है उसको अचीव करने के आपके डिफरेंट आपके पास वेज होते हैं, तो वो किस में आएगा? इक्विफिनैलिटी में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इज यूज इन असेसमेंट ऑफ वॉस्टिंग इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर, ठीक है। मतलब 5 साल से कम ईयर का अगर हमें वॉस्टिंग वाला जो उनका होता है ना, अंडरवेट हो गया, वॉस्टिंग हो गया, स्टंटिंग हो गया, अंडरवेट, वॉस्टिंग, स्टंटिंग, एक और था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये हमारे क्या हैं? ये आपके माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं। हम ये देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें मेन हमारे 3 होते हैं, जैसे कि आपका अंडरवेट हो गया। अंडरवेट में क्या होता है? आपका क्या है? वेट कम रह जाता है एज के कंपैरिजन में, ठीक है। स्टंटिंग हो गया, स्टंटिंग में क्या होता है? आपका हाइट कम रह जाती है एज के कंपैरिजन में। और जो आपका वॉस्टिंग है, वॉस्टिंग में क्या होता है? आपकी हाइट जो है वो एज के कंपैरिजन में, सॉरी, हाइट जो है वो वेट जो है हाइट के कंपैरिजन में कम रह जाता है वॉस्टिंग में, ठीक है। वॉस्टिंग में क्या होता है? आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के हिसाब से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। आपकी हाइट के हिसाब से वेट आपका बेबी का कम होता है 5 से साल तक की कम। तो हम ये माल न्यूट्रिशन देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स है। तो वॉस्टिंग हम किसको बोलते हैं? उसमें वॉस्टिंग बोलते हैं हम तब जब, वॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब आपकी मसल्स पूरी वॉश्ड हो गई। यह केस आपको देखने को मिलेगा मारास्मस में, ठीक है। मारास्मस में आपको वॉस्टिंग और स्टंटिंग दोनों वाली केसेस उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपका वेट जब कम रह जाता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वॉस्टिंग कहलाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल आंसर है। फिर नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड वेरियस मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम इन प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग वन कैन यूज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। ये आपका आया है एर्गोनॉमिक्स से, ठीक है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक क्या करना है? बहुत लंबे समय तक आपको अपनी जो मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम्स को कम करना है। जैसे कि आप एक जगह बैठे रहते हो पूरे दिन, आपकी चेयर डेस्क जॉब है, आप पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हो, तब आप काम करते हो, तो आपको क्या होगा? कमर में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी बैक में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी जो लोअर पोर्शन है उसमें, हिप पोर्शन है उसमें प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी। तो उनको कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप है आपका, इसका पहला स्टेप कौन सा फॉलो करोगे आप? चेंजिंग पोस्चर, ठीक है। पोस्चर को टाइम पे आप क्या करते रहो? चेंज करते रहो, एक ही जगह मत बैठो, थोड़ा आप कभी अपने बैठने के तरीके और पोस्चर को चेंज करते रहो, ठीक है। डिज़ाइन स्टैंडिंग वर्क स्टेशन, और आपको क्या करना है? जो स्टैंडिंग वर्क स्टेशन है इसको भी डिज़ाइन करना है। मतलब बैठ के ही काम ना हो, कुछ ऐसे काम भी रखो आप जो खड़े होकर कर सको। अब जैसे आजकल किचन जो है वो खड़ी वाली चल रही है, स्टैंडिंग किचन चल रही है ना, तो मदर जो है खड़े होकर खाना बनाती है, ठीक है। पहले ज़माने में बैठ के सिटिंग किचन
किचन चला करती थी, वो इतनी सक्सेस नहीं रही, तो मदर्स ने खड़े होकर खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर थर्ड वाला है इसमें रेगुलर ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है, मतलब रेगुलर ब्रेक्स एंड फिजिकल, मतलब छोटे छोटे ब्रेक्स लो आप, ठीक है, एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग भी आप करते रहो, बैठे बैठे पैर स्ट्रेच करना, हाथ स्ट्रेच करना, तो आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करते रहोगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है कम देखने को मिलेगी, मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का इससे मतलब नहीं है, अब काम तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, काम तो वही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, चेंजिंग पोस्चर्स का एग्जाम हो सकता है तरीका, डिज़ाइन स्टैंडिंग वर्क स्टेशन और रेगुलर ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग, ये आपके इससे थोड़ी मस्कुलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकती है। मस्कुलर डिसऑर्डर मतलब मसल्स और स्केलेटन की, जो आपके कंकाल में जो प्रॉब्लम आती है, बैठे बैठे आपके कंकाल में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको जो अंदर के स्केलेटन है यानी कि आपकी जो कमर की हड्डियां हैं, ठीक है, बोन्स है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्रोडक्ट्स दैट आर फोर्टिफाइड एज पर द स्टैंडर्ड लेड आउट बाय द FSSAI, ठीक है, आर एंटाइटल्ड टू गेट अ डेजर्ट लाइसेंस ऑन द एंडोर्समेंट। वे सभी उत्पाद जो FSSAI द्वारा उल्लेखित मानकों के अनुरूप फोर्टिफाइड हैं, डेजर्ट अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने तथा अनुसमर्थन के लिए अधिकृत हैं। तो ये बोल रहा है कि वो सभी जो जब हम किसी खाने के आइटम में कोई चीज़ फोर्टिफाइड करते हैं तो उसे हम किससे दिखाते हैं, उसे हम +N से दिखाते हैं, ठीक है। FSSAI का है ये, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने उनके अंतर्गत हम इसको इससे दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अपीयरल डिज़ाइन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस में आपको क्या डालना है, अपीयरल डिज़ाइनिंग के प्रोसेस आपको डालनी है कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आपके आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका इसमें क्या आएगा, रिसर्च एंड इंस्पिरेशन, कि आपने कहीं से देखा, इंस्पिरेशन मिली आपको, तब आपने वो डिज़ाइन कॉपी किया या फिर कुछ अपने खुद का भी आपने उससे लेकर के इंस्पिरेशन से लेकर के डेवलप किया। फिर कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पर आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। थर्ड नंबर पे मटेरियल सिलेक्शन है, प्रोटोटाइप क्रिएशन, ठीक है, आप क्या करोगे, मटेरियल को सिलेक्ट करोगे और प्रोटोटाइप क्रिएशन करोगे थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या करोगे आप, टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट, ठीक है, फिर टेस्ट करोगे और रिफाइनमेंट करोगे। फिफ्थ नंबर पे आप फाइनली उसको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहुंचा दोगे, ठीक है। तो ये इसके 5 स्टेप्स हैं आपके अपीयरल डिज़ाइनिंग के, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हेन द चाइल्ड इज केपेबल टू रिवर्स ऑफ थॉट प्रोसेस, एबल टू कंजर्व, स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन हाउ थिंक लुक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, बिकम लेस ईगोसेंट्रिक और अंडरस्टैंड नंबर इज, ठीक है। तो वो हमारा किस स्टेज में आएगा, जब आप क्या करने लगते हो, संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जब बालक अपने चिंतन प्रक्रिया को व्युत्क्रमित करने में सक्षम होता है और संरक्षण करने में सक्षम होता है, तो यह निर्णय लेने के लिए अपेक्षित चीज़ों पर आश्रित रहता है। यह अपेक्षाकृत कम आत्म केंद्रित होता है और उसमें संख्याओं का बोधपूत होता है। तो जहाँ पे वो कन्वर्शन वगैरह करने लगते हैं, वो आपकी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जब वो बहुत सी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं बच्चे, ये आपकी कब आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये हमारे प्याजे की स्टेज है, ठीक है, प्याजे की स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज थी बर्थ से लेकर 2 साल तक। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 साल तक। थर्ड थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, 7 to लेकर 14 ईयर तक या 14 और 12 ईयर तक। और फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, वो 14 से लेकर के ऊपर के बच्चों पर होती है, ठीक है। तो 7 से लेकर के 14 ईयर की जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखने लगते हैं, जैसे कि कन्वर्स करना सीखने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप हो जाता है, रिवर्स करना सीख जाते हैं वो। तो ये सब किसके थ्रू में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है,
जैसे कि आप मान लो आपने 1 लीटर दूध लिया, एक बर्तन आपने पतला लिया, एक बर्तन आपने चौड़ा लिया, ठीक है। आपने दोनों में 1-1 लीटर दूध डाला, तो पतले वाले बर्तन में दूध ऊपर तक आएगा। तो अगर आप 7 साल से छोटे बच्चे से पूछोगे, ठीक है, तो वो ये बोलेगा कि जो चौड़ा वाला बर्तन है उसमें ज़्यादा बर्तन नहीं, सॉरी, जो पतला वाला है इसमें ऊपर तक दूध आ रहा है उसमें ज़्यादा दूध है, और जो जिसमें दूध नीचे नीचे है वो आपका कम मिल्क है उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो क्या करना, रिवर्स नहीं कर पाता है कि बात एक ही है, भले ही दोनों में 1 ही लीटर दूध है, पर इनके शेप जो है वो अलग अलग है। वो किस में आने लगता है, वो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आने लगता है, ठीक है। तो ये आपके प्याजे की धुरी का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड एंड फर्दर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके जो आपका बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इथाइल अल्कोहल में टू एसिटिक एसिड, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में तोड़ता है और आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वो आपका ग्लूकोनोबैक्टर है, ठीक है, ग्लूकोनोबैक्टर है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 टैक्स इज डेनियर टू 9 डेनियर, ठीक है। 1 टैक्स हमारा किसके इक्वल होता है, तो 1 टैक्स हमारा किसके इक्वल होगा, 9 डेनियर के इक्वल होगा, ठीक है। 9 डेनियर के इक्वल कैसे होगा, अगर मैं देखूं तो 1 डेनियर में आपके कितने पाए जाते हैं, 9000 मीटर आपका फैब्रिक का जो वेट होगा वो हमारा इक्वल टू 1 डेनियर मानते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 टैक्स को कितना मानते हैं, 1000 मीटर का जो वेट होगा, ठीक है, वो हम कितना मानते हैं, वो हम 1 टैक्स मानते हैं। तो एक टैक्स में हमारे कितने हो गए हैं, हमारा एक टैक्स किसके इक्वल हो गया है, 1 डेनियर के इक्वल हो गया है, ठीक है, सॉरी 9 डेनियर के इक्वल होगा ना 1 टैक्स हमारा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा 9 है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि 1 डेनियर में 9000 मीटर है, ठीक है, 1 डेनियर में हमारे क्या है, 9000 मीटर है, और एक टैक्स में हमारे 1000 मीटर का वेट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेनियर का मतलब होता है ये टेक्सटाइल के मेजरमेंट हैं। तो इसमें अगर एक डेनियर हम देखेंगे तो एक डेनियर कितना होता है, जो 9000 मीटर कपड़ा हम लेंगे, फिर उसका जो वेट करेंगे, तो जितना वेट उसका आएगा 9000 मीटर कपड़े का, वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 डेनियर कहलाएगा। और 1000 मीटर का जब हम वेट करेंगे तो जितना वेट हमारा 1000 मीटर का आएगा वो हमारा 1 टैक्स कहलाएगा। तो 1 टैक्स किसके इक्वल हो गया, 9 डेनियर के इक्वल हो गया, ठीक है, कि हाँ 9 डेनियर के इक्वल हो जाएगा ना 1 टैक्स, क्योंकि अगर एक टैक्स में हमारे 1000 मीटर हैं तो हमारे 9 टैक्स में हमारे कितने आ जाएंगे, 9000 मीटर आएंगे, ठीक है। तो ये 9 टैक्स हमारे कितने हो गए, अब हमारे 9 डेनियर के बराबर हो गए, ठीक है। तो एक टैक्स में हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 9 डेनियर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टैक्स है 1 टैक्स हमारे किसके इक्वल है, 9 डेनियर के इक्वल होगा, ठीक है। इसका आंसर है 9 डेनियर, ठीक है। फिर द अदर टर्म्स फॉर इंटरलाइनिंग्स आर, ठीक है, इंटरलाइनिंग के जो अलग टर्म्स है वो क्या क्या हैं, इसका मुझे बहुत अच्छा आंसर नहीं मिला, पर फिर भी मैंने जो खोज खाज के कर दिया है। तो ये बेकिंग, जो बैक होता है, बैकिंग हो गया आपका, बैटिंग है, बैटिंग को हम इंटरलाइनिंग और इंटरफेसिंग एक ही बात है, ठीक है। और निडल पाउच है, ठीक है, ये सब हमारा इंटरलाइनिंग और इंटरफेसिंग के अदर टर्म्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये मुझे मिला नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की है इसको, बैकिंग, बैटिंग और निडल पाउच, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, स्मॉल चेक्स इन महाराष्ट्रन साड़ी आर रिफर्ड एज, ठीक है। महाराष्ट्रन साड़ी में जो स्मॉल चेक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूंगी चोट का हम उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मूंगी चोट का हम उसको बोलते हैं, जो हमारे स्मॉल चेक्स होते हैं महाराष्ट्रियन साड़ी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश कैन बी रिमूव्ड बाय, हम नेल पॉलिश को किस केमिकल के साथ रिमूव कर सकते हैं, एसीटोन के साथ। मतलब कि अगर आपके कपड़े में नेल पॉलिश का स्टेन लग गया है तो आप क्या करोगे, एसीटोन को उसमें डिप करोगे उसे, तो नेल पॉलिश का स्टेन जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेन रिमूवर का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इनमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तुम्हें पता ही है, जो हम रैंडमली किसी भी सैंपल को उठा लेते हैं, ये हमारे रिसर्च का क्वेश्चन है। तो जब हम सैंपल जो है वो रैंडमली लेते हैं बिना सोचे समझे, और सब पे इक्वल चांस होता है कि उन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, तो वो आपका किस में आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट कौन सी है, जिसके बिना रैंडम सैम्पलिंग हम उसे नहीं बोलेंगे, जो भी हमने सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है। तो इसके लिए जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ऑल यूनिट्स मस्ट बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट स्टेटा बिफोर सैम्पलिंग, ठीक है। मतलब कि सभी यूनिट को हमें सैम्पलिंग से पहले क्या कर देना है, अलग अलग स्टेटा में
क्लासीफाई कर देना है, तभी हम उसमें से सैंपल को उठा सकते हैं, तभी वो इक्वल सैंपल हमारा उसमें से आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेच यार्न। ठीक है, स्ट्रेच यार्न के जो वेरियस टाइप हैं, स्लब यार्न हो गया, ग्रेंडल यार्न हो गया और इलास्टोमेरिक यार्न हो गया। ठीक है, स्लब यार्न, ग्रेंडल यार्न और इलास्टोमेरिक यार्न, ये हमारे क्या हैं, स्लब यार्न के ही स्ट्रेच यार्न के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, ये है आपका क्वेश्चन, आसानी है ये, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हो जाएगा ये तो। जो हमारा पिक्चोरियल चार्ट होता है, पिक्चोरियल चार्ट कौन से होते हैं, कंटेंट पिक्चर्स एंड राइटिंग मटेरियल। ठीक है, जिसमें हमारा पिक्चर्स और राइटिंग मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्चोरियल चार्ट बोलते हैं उसे हम। ठीक है, फ्लो चार्ट कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लो व्हेन वी ट्राई टू टेल अ स्टोरी ऑफ हाउ अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एज अ रिजल्ट सीरीज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो सीरीज ऑफ प्रोसेस जिसको हम दिखाते हैं उसको, वो हमारा अपना आप ही फ्लो चार्ट हो जाएगा। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है, ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो हमें एक फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो फ्लो चार्ट हो गया, इसमें सीरीज ऑफ प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया, द शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसे क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके जब आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रिप टीज चार्ट है हमारा, ये है आपका, द फुल स्टोरी डिपेक्टेड इन द राइटिंग और इन पीस पिक्चर्स एंड इज कवर्ड विद द स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको स्टोरी सुना रहे होते हैं, पर वो जो स्टेप्स होते हैं वो कवर होते हैं पिक्चर से। तो आप स्टोरी सुनाओगे तो वो जो स्ट्रिप्स हैं जो आपकी छुपी हुई हैं उनको आप हटा हटा के तब सुनाओगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिप 30 चार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया, पिक्चोरियल चार्ट में जिसमें पिक्चर्स और राइटिंग मटेरियल होता है वो पिक्चोरियल चार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट कौन सा होता है आपका, जिसमें आप फ्लो के थ्रू, सीरीज ऑफ प्रोसेस के थ्रू स्टोरी से कोई भी चीज़ बताते हो। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, द शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाता है। फोर्थ नंबर पे हो गया द फुल स्टोरी डिपिक्टेड इन राइटिंग इन और इन अ पिक्चर दैट इज कवर्ड विद स्ट्रिप्स और पेपर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें अब जो हम देखेंगे, जैसे बोनिंग है, बोनिंग क्या होती है हमारी, बोनिंग का आपका आएगा, इसका है अ स्ट्रिप्स ऑफ स्टिफ प्लास्टिक कवर्ड विद केसिंग। ठीक है, तो आपका क्या है, जो प्लास्टिक के साथ हम कवर करते हैं, बोनिंग का मतलब होता है हम कपड़े के अंदर ना कुछ प्लास्टिक की लाइनें लगा देते हैं, तार जैसा यूज़ करते हैं, जिससे वो स्टिफ रहता है हमारा कपड़ा। ठीक है, ड्रेस जो है हमारी स्टिफ रहती है। तो ये क्या है, ये आपका अ स्ट्रिप ऑफ स्टिफ प्लास्टिक कवर्ड विद केसिंग। ठीक है, केसिंग जो है पुट्टिका को बंद करके केसिंग पुट्टिका को बंद करके प्लास्टिक की पट्टी, जी इसमें हम क्या लगाते हैं, प्लास्टिक की पट्टी लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोनिंग। बोनिंग मतलब बोन देना, स्ट्रक्चर देना। बोन जैसे हमारी बॉडी में कंकाल होता है ना, हमें बोन जो है वो स्ट्रक्चर देते हैं, ऐसे कपड़े में भी हम क्या करते हैं, कुछ प्लास्टिक की टाइट तार वायरिंग कर देते हैं, इससे वो हमारी जो ड्रेस है वो स्टिफ रहती है। ठीक है, तो उसे बोनिंग बोलते हैं। इसके बाद है क्रिनोलाइंस। ठीक है, क्रिनोलाइंस हमारी क्या होती हैं, ये है आपके रो ऑफ नेटिंग ऑफ क्रिएट स्टिफ पेटीकोट। ठीक है, तो स्टिफ पेटीकोट को क्रिएट करने के लिए हमारी ये क्रिनोलाइंस होती हैं। ठीक है, फिर आपके मतलब आपने वो देखा होगा पुराने ज़माने में स्कर्ट होती थी, स्टिफ सी रहती हैं, तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, रो ऑफ नेटिंग की रो लगाते थे उसके अंदर। ठीक है, स्कर्ट के अंदर, ताकि वो जो हमारा पेटीकोट है, वो जो अंदर की जो पेटीकोट जैसा है, स्टिफ पेटीकोट हम बना सकें। ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, क्रिनोलाइंस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है सिलिसिया। ठीक है, सिलिसिया हमारा क्या होता है, अब कॉटन ट्यूल यूज ना पॉकेटिंग, एक तरीके से पॉकेटिंग को भी कभी कभार, पॉकेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, कभी कभार सिलिसा बोल देते हैं। ठीक है, पॉकेट को भी। तो अ कॉटन ट्यूल यूज ना पॉकेटिंग। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, सिलिसिया हो गया। ठीक है, हुप्स हमारे क्या होते हैं, हुप्स होते हैं हमारे लार्ज रिंग स्वेन टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्कर्ट। जो नीचे की जो स्कर्ट है, जो आपकी स्कर्ट बनती है, उसमें आपने देखा होगा कभी कभार इस तरीके की बड़ी बड़ी रिंग्स लगा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो जो आपकी स्कर्ट का जो नीचे वाला एरिया है वो स्टिफ रहता है। ठीक है, केन के अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं ये। ठीक है, जो केन यूज़ करते हैं ना आजकल लहंगों के नीचे, वैसे ही है ये केन की तरह। पुराने ज़माने में स्कर्ट्स को हम यूज़ किया करते थे इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी होप्स होगी। ठीक है, तो बोनिंग क्या हो गई, बोनिंग आपकी हो गई फर्स्ट वाली, अ स्ट्रिप टू स्टिफ प्लास्टिक कवर विद केसिंग। ठीक है, और दूसरा आपका क्रिनोलाइंस हो गए आपके रो ऑफ नेटिंग टू क्रिएट स्टिफ पेटीकोट। ठीक है, सिलिसिया हो गया आपका अ कॉटन
ट्विल यूज इन पॉकेटिंग, और लास्ट आपका हुप्स हो गया। लार्ज रिंग्स स्विन टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ स्कर्ट, ये पुराने ज़माने की स्कर्ट्स में मेन हम ये सारे पार्ट्स जो है वो यूज़ किया करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आप कोई भी फूड जो है वो प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो तो आपके क्या क्या पार्ट्स होंगे, तो इसकी इन जनरल बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको आइडिया आएगा, ठीक है, फिर आप आइडिया को इवेल्युएट करोगे। और स्क्रीन फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपको आइडिया आया है कि आप अपना खुद का जैम बना करके मार्केट में बेचना चाहोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं, तो इसके लिए जो इन जनरल है वो है आइडिया जनरेशन है, उसके बाद इवेल्यूशन एंड स्क्रीन है। पहला आइडिया आएगा, फिर आप इवेल्यूएट करोगे अपने आइडिया को, फिर मार्केट की रिसर्च करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करोगे कि आपको लेना है लेना, फिर फिजिबिलिटी स्टडी करोगे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट करोगे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करोगे, और लॉन्चिंग एंड कमर्शियलाइज करोगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला ये करोगे। अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें सबसे लास्ट, इसमें जो थोड़ी इन्होंने स्टेप्स कुछ कट के कुछ एक साथ मर्ज करके दे रखी है। तो इसमें पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा आपका आइडिया जनरेशन, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे। आपने एक चीज़ सोची कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें क्या करोगे, आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करोगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आएगा सबसे पहला है आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट नंबर पर आएगा। सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करोगे, जो भी आपने सोचा है उससे रिलेटेड, ठीक है। मार्केट रिसर्च करोगे सबसे पहले। मार्केट रिसर्च करने के बाद आप करोगे, सबसे पहले आपने मार्केट रिसर्च किया। मार्केट रिसर्च करने के बाद अब नहीं सॉरी हाँ मार्केट रिसर्च करोगे सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद आप करोगे आइडिया जनरेशन, उसके बाद आप अपने आइडिया को जनरेट करोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप करोगे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन प्रोटोटाइप होंगे वो डेवलप करोगे। फोर्थ नंबर पे करोगे आप असेसमेंट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी, और फिफ्थ नंबर पे करोगे आप कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है, अब एनटीएस को जो भी बोलता है, मैंने जो सॉल्व किया मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर आप मार्केट रिसर्च करोगे, बल्कि आइडिया जनरेशन मेरे हिसाब से पहला आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया है, तो पहले मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं, फिर आइडिया जनरेट करोगे। आइडिया जनरेट करने के बाद आपका थर्ड नंबर पे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होगा। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा असेसमेंट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हैं इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी 2 मंजिला इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ बिल्डिंग ऑफ 2 स्टोरी व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ स्टोन वॉल, ठीक है। तो आपका जो, अगर आपको 2 मंजिला मकान बनाना है तो आपकी जो मोटाई है दीवार की वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर 24 इंच जो है वो सुनने में आया है, पर पता नहीं, मैंने बहुत सर्च किया पर मुझे मिला नहीं इसका कि कितनी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग आपका पहला पार्ट होगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसे बोलता है, अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद द मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड एक्वायर टू इलिसिट अ सिमिलर रिस्पॉन्स, ठीक है। सहचारी अधिगम का एक रूप जिसमें तटस्थ उद्दीपक अर्थपूर्ण उद्दीपक से संबंधित होते हैं एवं समान अनुक्रिया उत्पन्न करने हेतु वर्जित होते हैं, ठीक है, अर्जित होते हैं, सॉरी वर्जित नहीं अर्जित। तो ये आपका पहला वाला है। इसमें क्या होता है तुम्हें बताइए, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, पेवलोव ने दी थी, वो जो डॉग वाला था, ठीक है। डॉग वाला एक्सपेरिमेंट जो पढ़ाया था आपको वो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसमें क्या करता है, हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी एसोसिएटिव लर्निंग के साथ जोड़ देते हैं और एक जैसा रिजल्ट इसमें निकल करके आता है। तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो है पेवलोव का डॉग वाला एग्जाम्पल था वो हमने पढ़ा हुआ है कि डॉग क्या करता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को यानी कि बैल को किसके साथ जोड़ लेता है, मीनिंगफुल स्टिमुलस यानी कि किसके साथ जोड़ लेता है, खाने के साथ जोड़ लेता है, ठीक है। तो सलाइवा उसे बैल की आवाज़ में ही आने लगता है। तो ये हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा है। इसका पहला ये होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंज इन द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर, ठीक है। कोई भी लर्निंग का फॉर्म जिसमें आप किससे बताते हो, आपका कॉन्सिक्वेंसेज बताता है कि आप जो है उस बिहेवियर को दोबारा दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। मतलब कि आपने एक बार लड़ाई की और आपके घर में आपकी डांट पड़ गई, ठीक है, तो दोबारा से आप लड़ाई करने से पहले सोचोगे, ठीक है। तो यही है कि कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी आपने कोई एक्टिविटी की है उसका
जो रिजल्ट निकल के आया, जो आपको आउटपुट मिला, जो कॉन्सिक्वेंसेज मिले उसके क्या उसके वो निकल के आए। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम क्या निकल के आया, तो वो डिपेंड करेगा कि आप दोबारा वो बिहेवियर दिखाओगे या फिर नहीं दिखाओगे। ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी किसने दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी हमारी BF स्किनर ने, ठीक है, BF स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसे इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है आपकी रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या है आपका? कॉन्सिक्वेंसेज दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर। रीइंफोर्समेंट में क्या है? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही हैं ये दोनों, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अगर आपको किसी भी बिहेवियर के लिए, ठीक है, क्या मिल जाएगा? रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, तो आप दोबारा से उस बिहेवियर को क्या करोगे? दिखाओगे, ठीक है। तो अब कॉन्सिक्वेंसेज दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, वो कॉन्सिक्वेंसेज जो क्या करता है? आपके प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, वो काम आप दोबारा करोगे, ठीक है, उसकी संभावना बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या है आपका? पनिशमेंट में है द कॉन्सिक्वेंसेज दैट डिक्रीज द। पनिशमेंट से क्या होगा? आपका जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो आप काम कर रहे हो, वो आपकी घट जाएगी। मतलब आपको किसी काम के लिए पनिशमेंट मिल गया तो आप दोबारा उस काम को नहीं करोगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज दैट डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर, जो प्रोबेबिलिटी को घटाता है कि आप दोबारा से वो बिहेवियर ना दिखाओ, तो वो पनिशमेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको पिटाई पड़ी तो आप दोबारा वो काम नहीं करोगे, एटलीस्ट जिसने पिटाई की उसके सामने तो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का हो गया, ये आपका थर्ड का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सब थ्योरी में HD की थ्योरी के क्वेश्चन हैं, और मुझे लगता है आसान से क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका? अरिस्टोटल ने हमें क्या दिया था? अरिस्टोटल ने हमें दी थी स्पीच और ऑडियंस वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। स्पीच और ऑडियंस वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। और दूसरा है आपका शैमन वीवर ने कौन सा दिया था? इन्होंने दिया था हमारा सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। ये हमारा किसने दिया था? ये हमारा शैमन वीवर ने दिया था। थर्ड वाला है हमारा, इसके बाद वेस्ली एंड मशीन ने कौन सा दिया था? ये आपको दिया था सेंडर, डिकोडर, चैनल, सेंडर, एनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर के कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। ये सब हमने कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लीगर ने हमें क्या दिया है? वो कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स, ये हमें किसने दिए हैं? ये हमारे लीगर ने दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके आंसर्स हैं। ये आसान है, ये कम्युनिकेशन में सारे मॉडल पढ़े हुए हैं हमने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following option will require minimum fabric having 36 inch width for a lady कुर्ता, ठीक है। तो ये क्या बोला है? किसी भी लेडी कुर्ता को बनाने के लिए किस ऑप्शन में आपको सबसे कम फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। विल रिक्वायर मिनिमम फैब्रिक हैविंग 36 इंच विड्थ फॉर अ लेडीज़ कुर्ता। तो चेक एंड डॉट्स वाले को, ठीक है, चेक एंड डॉट्स वाले में क्या होगा? आपको सबसे कम फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइजिंग है, स्कोरिंग है, ब्लीचिंग है और फिनिशिंग है। तो डिसाइजिंग आपका क्या होता है? डिसाइजिंग में हम क्या करते हैं? जो भी हमने ग्रे कॉटन फैब्रिक में हम इसको यूज़ करते हैं डिसाइजिंग में, तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमने जो लगाया है, जब कपड़े बनाए ना, जब हमारा फैब्रिक बन के आया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे स्टार्च हो गया, जिन्हें हमें क्या होता है? हटाना होता है। साइजिंग मटीरियल हम उसमें लगाते हैं, उसको डिसाइज करना होता है, ठीक है, यानी कि उन सब चीज़ों को हटाना होता है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये एमाइलेज बेस्ड एंजाइम को हम यूज़ करते हैं डिसाइजिंग टेक्सटाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। एमाइलेज बेस्ड एंजाइम को हम यूज़ करते हैं। ये एंजाइम्स बताएं, पूछे ना इन्होंने कि डिसाइजिंग के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे। तो एमाइलेज बेस्ड एंजाइम को हम यूज़ करते हैं, एंजाइम यूज इन डिसाइजिंग टेक्सटाइल मटेरियल, ठीक है। तो टेक्सटाइल मटेरियल के वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए आप देखोगे जब कपड़ा बन के आता है तो आप उसे क्या करते हैं? धोते हो, धोकर जब पहनने से पहले उसे धोते हो, उसमें से क्या होता है? जितना भी स्टार्च होता है, जो वेस्ट फालतू उन्होंने उसकी सजावट के लिए लगाया होता है, वो सब हम उसको हटा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिसाइजिंग बोलते हैं। तो उससे पहले भी एक बार जब इंडस्ट्री में कोई मटीरियल फैब्रिक बनाया जाता है, उसके बाद भी रिसाइजिंग उसमें की जाती है, ताकि बनते समय जो भी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं वो हटा दी जाएँ, ठीक है। फिर है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है हमारा? स्कोरिंग यहाँ पे बायो स्कोरिंग की बात हो रही है। बायो स्कोरिंग का मतलब क्या है? कुछ ऐसे एंजाइम्स जो क्या करेंगे? आपका स्कोरिंग का काम करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोटीएजेस हो गया, लाइपेज हो गया और लिक्टेनेज हो गया, ठीक है। ये आपका स्कोरिंग के लिए है। रिमूव नॉन सेलुलोज मटेरियल फ्रॉम कॉटन एट लोअर टेम्परेचर एंड रिड्यूस इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक है।
इसमें क्या है, आप जो आपके रिमूव नॉन सेलुलोजिक मटेरियल, जो फालतू की नॉन सेलुलोजिक मटेरियल आपके आ गए हैं, उन सबको आपको लोअर टेम्परेचर में हटाना है और इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है। ये आपका स्काउरिंग में है, ठीक है। फिर है आपका ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्या है आपका, ब्लीचिंग में आप यूज़ करते हो कैटालेस बेस्ड, ठीक है। ब्लीचिंग आप क्या होती है, कैटालेस बेस्ड होती है ब्लीचिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपकी ब्लीचिंग है आपकी, द कैटालिस्ट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड आफ्टर ब्लीचिंग इन डाइंग बाथ, ठीक है। मतलब ब्लीचिंग के बाद आप कैटालेस को लगा सकते हो डाइंग बाथ में, ठीक है। तो वो आपका ब्लीचिंग हो गया। ब्लीचिंग के बाद हम किसको यूज़ करते हैं, डायरेक्टली कैटालेस को हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग के बाद, ठीक है। फिनिशिंग है आपका, फिनिशिंग में क्या है आपका, फिनिशिंग में आएगा फोर्थ वाला सेलुलोज बेस, ठीक है। फिनिशिंग क्या है आपका, फोर्थ वाला है बायो फिनिश फॉर सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज के लिए हम बायो फिनिश को यूज़ करते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। सेलुलोज बेस्ड एंजाइम्स को हम यूज़ कर सकते हैं बायो फिनिश के लिए, ठीक है। अपने हमारे जो फाइबर है उसको और भी अच्छे से फिनिश करने के लिए, जिसको हम बायो फिनिशिंग करेंगे। बायो इसलिए बोल रहे हैं हम उसके आगे क्योंकि हम इसमें एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, और एंजाइम क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो हमने उसको बायो के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो बायो स्क्वायरिंग, बायो ब्लीचिंग, बायो फिनिशिंग, बायो डिसाइजिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सब केमिकल्स हैं जो हम टेक्सटाइल में काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइंडिंग विद द कॉन्सेप्चुअल एंड थियोटिकल वैल्यूज नोन एज, ठीक है। तो ये क्या है, जब आपका एबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइंडिंग्स को जब हम क्या कॉन्सेप्चुअल और थियोटिकल वैल्यूज हम फाइंडिंग्स को देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी हम उसको बोलते हैं कि जब भी आप कोई फाइंडिंग्स आ रही है वो बार बार सेम आ रही है और सही आ रही है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम रिलायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है रेड रिबन एक्सप्रेस है। ये एक तरह की एक्सप्रेस चलाई हुई है जिसके ऊपर किसके अवेयरनेस के लिए चलाई है, ये HIV एड्स के अवेयरनेस के लिए चला रखी है, ठीक है। HIV एड्स के अवेयरनेस के लिए चला रखी है ये। और मोटो क्या है, मोटो ऑफ रेड रिबन एक्सप्रेस है एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका क्या है आपका, जो इसका मोटो इन्होंने बोला है वो है एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। एम्बार्किंग ये एक तरीके से वो बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा है ये, एम्बार्किंग ऑन दी जर्नी, ये इसका मोटो है, ठीक है। जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है, जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इसका मोटो है एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी एक मोटो ही है कैंपेन का, ठीक है। तो वो इस तरीके का एक तरीके से नारा जैसा, ठीक है। तो ये HIV एड्स के लिए हम चला रहे हैं रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है। कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट, ठीक है। क्या है, HIV एड्स के अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए हम चला रहे हैं रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है। तो आपने देखा होगा HIV का सिंबल भी यही होता है, रेड कलर में इस तरीके का रिबन का वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस है HIV का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्स लॉस ऑफ सपोर्ट और अ सडन लाउड साउंड कॉज द बेबी टू आर्क हर बैक, एक्सटेंड हर आर्म टूवर्ड्स एंड देन ब्रिंग देम इन टूवर्ड्स हर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या बोला है, इस प्रकार के प्रतिवर्त में अवलंब सहारा के अभाव अथवा अकस्मात ऊंची ध्वनि के कारण शिशु अपने पीठ का चाप बनाता है, अपनी बाहों को फैलाता है और तत्पर उन्हें अपने शरीर की तरफ लाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, ये आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, इनबॉर्न पाए जाते हैं। ये रिफ्लेक्सेस हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, इनबॉर्न पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक रिफ्लेक्स, सारे रिफ्लेक्सेस ही हैं हमारे, बेबिन्स की हो गया, टॉनिक नेक हो गया, रूटिंग हो गया और मोरो हो गया, ठीक है। और मोरो हो गया, तो मोरो क्या आपका इसमें, इसका आंसर क्या है, मोरो है। मोरो में क्या करता है, जैसे कि बच्चे को अगर कोई शॉक लगेगा, ठीक है, कोई शॉक सोते सोते उसको कोई शॉक लग रहा है, झटका लग रहा है, या एकदम से आप बहुत तेज़ आवाज़ में कुछ चला दे रहे हो तो उसे एक तरह से झटका लग रहा है, तो वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों को फैलाता है, अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसे क्या बोलता है, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये तब के लिए होता है कि अगर बच्चा गिर रहा हो, ये एक्चुअली हो सकता है पहले ज़माने में इनका यूज़ होता हो, जब करोड़ों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे बच्चे, तब उनका यूज़ होता हो, तो लेकिन अब इनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉडी में इनबॉर्न पाए, जैसे जैसे सकिंग हमारा इनबॉर्न पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट कोइंड बाई, ठीक है। जो टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो टर्म है वो पहली बार किसने दिया था, वो दिया है नोरा
क्यूब्रिल ने, ठीक है, नोरा क्यूब्रिल ने दिया था 1972 में, ठीक है। कब दिया है? 1972 में दिया है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का टर्म, ठीक है। नोरा क्यूब्रिल ने 1972 में दिया हुआ टर्म है ये, ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें हमें अरेंज करने हैं इन प्रोग्राम को, ठीक है, इनके असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें इन प्रोग्राम को अरेंज करना है इनके स्टार्ट होने के पैटर्न से, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द ईयर टू लॉन्च इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहला है WIFS, ठीक है, विफ्स। विफ्स क्या है आपका? विफ्स की जो फुल फॉर्म है वो है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये विप्स की हमारी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। ये प्रिवेंशन अनीमिया अमंग गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, एडोलसेंट 2012 में चलाया गया था ये वाला प्रोग्राम। कब चलाया था? 2012 में, ठीक है। कौन सा वाला? विप्स वाला, ठीक है। किसके लिए था ये? कि जो हमारे एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनको क्या दें हम? प्रिवेंशन रखें एनीमिया में उनके अंदर कम हो, और वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इसकी फुल फॉर्म है। मतलब आपको क्या देना है? वीकली आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लड़कों और लड़कियों को देना है, ठीक है, और एनीमिया से बचाने के लिए वाला प्रोग्राम जो है वो चलता है। पोषण 2.0 है हमारा 2021, ठीक है। पोषण अभियान पे हम बहुत बात कर चुके हैं, जो हमने पहले के क्वेश्चन, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो जो हमने 2021 और 21 और 22 के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है पोषण अभियान पे, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रखा है पोषण अभियान पे, तो अब हम नहीं करेंगे। किसके अंदर चल रहा है पोषण अभियान? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ। और ये जो ये वाला है विफ्स वाला प्रोग्राम, ये चल रहा है अंडर मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ये वाला चल रहा है हमारा अंडर मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत चल रहा है ये। पोषण अभियान हमारा चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर चल रहा है। ICDS भी हमारा इसी के अंदर चल रहा है। ICDS हमारा कब हुआ था? 1975 में हुआ था ICDS, ठीक है, ICDS हमारा 1975 में हुआ था। ये भी हमारा किसके अंदर चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये भी चल रहा है, ठीक है। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन MAA, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर चल रहा है? ये चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए वाला प्रोग्राम है, और कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में, ठीक है, 2016 में 15 अगस्त 2016 में ये वाला प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था। और ये किसके लिए है? ये है आपका, इसको माँ भी बोलते हैं, ठीक है, माँ भी बोलते हैं इसे, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। और ये किसके लिए? मेन जो प्रोग्राम चल रहा है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए वाला प्रोग्राम चल रहा है आपका। और ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये चलता है, ठीक है। फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा चल रहा है 1997 से, ठीक है, जून 1997 से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है। फोकस ऑन पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है, इसमें क्या है? जो पुअर लोग हैं उन पर फोकस है ये, और उन सबको क्या मिल सके? फूड मिल सके, ग्रेन्स मिल सके एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस में उन्हें अनाज मिल सके ताकि वो कम से कम अपना खाना खा सकें, ठीक है, उनके लिए ये है। तो अब देखो ये वाला हो गए हमारे कितने तरह के हो गए। विप्स हमारा 2012 में शुरू हुआ था। पोषण 2.0 हमारा पोषण अभियान जो पहला वाला है वो हमारा पहले शुरू हुआ था, और पोषण 2.0 हमारा 2021 में शुरू हुआ था। ICDS हमारा 1975 में स्टार्ट हुआ था। माँ हमारा 15 अगस्त 2016 में स्टार्ट हुआ था, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा 1997 में स्टार्ट हुआ था। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा ICDS स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि 1975 में हुआ है, तो ICDS हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ई वाला, ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे हमारा ICDS आएगा, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आएगा विप्स, क्योंकि वो 2012 में स्टार्ट हुआ है। थर्ड नंबर पे हमारा विप्स आएगा। फोर्थ नंबर पे अब हमारा आएगा माँ वाला, क्योंकि 2016 में स्टार्ट हुआ है माँ वाला, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आएगा पोषण, 2021 में है, तो सबसे लास्ट में जो अभी करंट चल रहा है वो हमारा पोषण 2.0 स्टार्ट हुआ है। तो इनको इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपके सही है, ए वाले, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेटिंग द चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेटिंग द चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स फुल टाइम इन जनरल स्कूल प्रोग्राम इज कॉल्ड इंक्लूजन, ठीक है। जब हम बच्चे, अगर हमारा कोई स्पेशल नीड बच्चा है, उसको हम नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा नीड्स उसकी जो भी हैं, जैसे मान लो उसे सुनाई नहीं देता तो उसे हियरिंग एड्स जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, लिप रीडिंग सिखाएंगे, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ रह करके भी चीज़ों को सीख सके, ठीक है। तो ये हमारा इंक्लूजन में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल क्या है? टेलीविजन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑडियो भी दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। दोनों हमारे दोनों सेंसेस, यानी कि हमारे जो सुनने की सेंसेस है, हियरिंग सेंसेस है, और जो हमारे देखने की विजुअल सेंसेस है, दोनों यूज हो रहे हैं। तो हियरिंग ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आएगा? हमारा टेलीविजन आएगा, ठीक है। आसानी है ये क्वेश्चन। इसके बाद फाइबर है हमारा, इन्होंने पूछा है, हाँ, फाइबर कंटेंट पूछा है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग पूछा है? डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है, उससे घटते क्रम में हमें क्या बताना है? फाइबर के वो बताने हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारा क्या है, अगर हम देखें घटते क्रम में, अगर हम इसे अरेंज करें तो हमारा सबसे ज़्यादा जो होगा ब्रान यार्ड मिलेट्स, ठीक है, यानी चोकर वाला जो मिलेट्स होते हैं उसमें होगा। कितना पाया जाता है इसमें? 11.24 ग्राम पाया जाएगा। 11.24 ग्राम क्या पाया जाता है? फाइबर पाया जाता है, ठीक है, पर 100 ग्राम। पर 100 ग्राम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 100 ग्राम में 11.24 ग्राम इसमें चोकर पाया जाता है, यानी कि जो आपका फाइबर कंटेंट है वो पाया जाता है, इसलिए इसे ब्रान यार्ड मिलेट्स बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर आपका गावा है। गावा में तो खूब पाया ही जाता है। कितना है गावा में? गावा में आपका 5 ग्राम पाया जाता है। गावा में कितना पाया जाएगा? 5 ग्राम फाइबर आपका पाया जाएगा पर 100 ग्राम, ठीक है। गावा के बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका बनाना, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका क्या आ रहा है? बनाना आ रहा है। बनाना में कितना पाया जाएगा? बनाना में 2.6 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। 2.6 ग्राम पाया जाता है बनाना में फाइबर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा राइस। राइस में 0.4 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा राइस। राइस में 0.4 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका आएगा बटर। बटर में 0 ग्राम फाइबर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो बटर से भी शायद ये लग जाएगा। ई किस में दिया है? 2 में दिया है वैसे, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि बटर में 0 ग्राम है, तो इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो आंसर आपका क्या कहलाएगा? सी वाला आंसर इसका ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमारे सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला क्वेश्चन है। आसान है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें क्या करना है? आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ में से आंसर आपको निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? पूरा पैसेज ये पढ़ना है और इनके जो नीचे आंसर दिए हैं उनके आंसर आपने खोज करके इस पैसेज में से निकालने हैं। ज़्यादातर आंसर तो हमें सीधे सीधे दिख जाते हैं, पर कभी कभार ये दिमाग की मेहनत भी कराते हैं। तो इसमें अगर आप देख लो, इसमें हमें ये देखा जाता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है। तो इसमें पहला है व्हेन शुड इंक्लूजन बिगिन, ठीक है। आपका जो इंक्लूजन है वो कब स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कब होना हमारा बिगिन इंक्लूजन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो ये यहाँ लिया हुआ है लास्ट में, देखो आप ये वाले क्वेश्चन जो है ये, ठीक है। इंक्लूजन नीड टू बिगन राइट फ्रॉम द मूवमेंट द बॉर्न, ठीक है। जब भी वो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही इंक्लूजन उसको कर देना चाहिए, मतलब सबके साथ मिलजुल के वो बच्चा रहे जो डिसेबल बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको एकदम मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो सामने सामने दिए हुए हैं, तो बर्थ से हमारा इंक्लूजन होना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही मिल गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फिर सेकंड क्वेश्चन है बीइंग हैंडीकैप इज, ठीक है। हैंडीकैप बनना क्या है, ठीक है। तो हैंडीकैप बनना अगर आप देखोगे तो इन्होंने दिया हुआ है कि हैंडीकैप बनना, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि एक हैंडीकैप इज़ अ सोशल बर्डन, ठीक है। बीइंग हैंडीकैप इज़ अ सोशल बर्डन। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका हैंडीकैप बनना क्या है? आपका एक सोशल बर्डन की तरह हमारे बच्चे में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट कैन, इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जो पैराग्राफ में दिया है और जैसा दिया है हमें उसे वैसा का वैसा ही अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। पैराग्राफ के हिसाब से हमें जवाब देना है, चाहे हमें वो उसका आंसर उल्टा ही क्यों ना मिले, ठीक है। तो ये है आपको सीधे सीधे पैराग्राफ के हिसाब से इसमें आंसर देना है, ठीक है। इट कैन बी सेड टू द चाइल्ड इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज, ठीक है। मतलब चाइल्ड जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि द नॉर्मल माइलस्टोन ऑफ ग्रोइंग अप इज़ अ डिलेड और मिस्ड, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल माइलस्टोन है वो आपका डिले हो गया है या मिस्ड हो गया है, इसलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए आपको एक्सक्लूडेड, तो ये आप देखोगे इधर की तरफ लिखा हुआ है ये देखो, ये देखो डिलेड और मिस आउट, इसको पूरा पढ़ोगे तो आपका आंसर यहाँ पे में है। ठीक है, तो ये थर्ड का क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हेन टेंड टू इनहेबिट ग्रोथ एंड ऑफ्टन रिटार्डेड एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें सिक्लूजन आएगा, सिक्लूजन है इसका आंसर। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पैराग्राफ में ये मिल जाएगा, व्हेन टेंड टू द इनहेबिट ग्रोथ एंड ऑफ्टन रिटार्डेड टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है सिक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में देख लेना आप, दिया हुआ है सिक्लूजन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान है, कुछ भी कर सकते हो आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ठीक है, इंक्लूजन हमारा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्बाइब द डायनामिक ऑफ कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, कभी कभार होता है कि ये ना कभी जैसे तीनों ही बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये, और इसमें शायद पैराग्राफ में वाली चीज़ दी नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इसको लगा सकते हो, पर बहुत बिल्कुल ना के बराबर ही आपको लगाना है। जब कोई और ऑप्शन ना भी मिले, आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है आंसर, तो ठीक है, उस केस में आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दूसरा पैराग्राफ दिया है ना, इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपने और इस पैराग्राफ में से आंसर निकालने हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके फिर दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ना और इसमें से आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वीनियंट वे टू नो हाउ हेल्दी अ प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका हेल्थ स्टार रेटिंग है, यहाँ दिया हुआ है लास्ट वाली लाइन में। ठीक है, आप देखोगे तो ऊपर इंग्लिश में भी देख लो, लास्ट वाली लाइन में इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है इस आंसर को। ठीक है, जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सामने दिख जाएंगे क्वेश्चन। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन जंक फूड। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो आपके जंक फूड को करेक्टली डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये है इसका आंसर, ये वाले। ठीक है, हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, जंक फूड क्या है हमारे, सॉल्ट शुगर में हाई हैं। ठीक है, हाई इन सॉल्ट फैट एंड शुगर। ठीक है, वो हमारे जंक फूड होते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर इसका आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सन फॉर पीपल्स प्रेफरेंस फॉर जंक फूड। ठीक है, तो क्या है आपका, जो आपके जंक फूड की प्रेफरेंसेस नहीं है आपके इनमें से कोई भी। ठीक है, ड्यू, अब इसमें ना इन्होंने तीनों दे रखी हैं पर न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी नहीं दे रखी है, तो इन्होंने नॉट पूछा है, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ये थर्ड वाले का, ड्यू टू इजी। हाँ, ये देखो ये तीनों दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक फूड आर क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन अ प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे किसके प्रोसेस पे आप कितने तरीके के जंक फूड को आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसे पढ़ लेना, इसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है और इसका आंसर जो है आपका विटामिन डी डिफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके आंसर्स हैं, तो ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो सब मिल जाएंगे। चलो, आज मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब ये जितने मुझे अपनी तरफ से आते थे मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। हो सकता है कुछ में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, क्योंकि अभी एनटीए की वो नहीं आई है वो, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन्हें खोजना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी। तो बाकी ठीक था पेपर अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो हमारे लिए टफ है वो एटलीस्ट सबके लिए ही टफ है, क्योंकि जो पहली बार क्वेश्चन आता है वो किसी को नहीं आता, वो अगले साल के लिए बच्चे उसके लिए सतर्क होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे लिए अगर टफ है तो वो सबके लिए ही टफ है, तो वो तो माइनस ही हो गया है। लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता जा रहा है, और पैटर्न से ज़्यादा जो उसकी डेप्थ नॉलेज है वो आपको ज़रूरी है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर में अब ऐसे नहीं चलेगा। तो फिलहाल जो मैंने सीरीज़ निकाल रखी है वो मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू निकाली है, जो मैंने अपने लिए बनाए थे। जब मेरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं पूरे सिलेबस को, क्योंकि पेपर इन डेप्थ आ रहा है, तो पूरे सिलेबस को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी। लेकिन क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेसिक, जिन्हें कुछ नहीं आता उनको बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक्स के लिए ये वाली सीरीज़ ठीक है, और छोटे मोटे एग्जाम पास करने के लिए भी ठीक है। लेकिन आने वाले समय में जब मेरे ये वाले शॉर्ट नोट्स वाले कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं पूरी सीरीज़ लॉन्ग्स में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप क्या है, आपका जो एक बेस है उसको क्लियर करने के लिए आप सीरीज़ वाले नोट्स देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।